Hello students, welcome to the geography class. Today we'll proceed with the chapter agriculture in India. आज हम लोग food crops के बारे में पढ़ेंगे. We are going to learn about rice, wheat and pulses. तो ये तीनों crops जो है वो syllabus में है. That is about these are the food crops जिनके बारे में हमें पढ़ना है. So let's start with the concept first. These food crops they are cereals. They are known as cereal crops. तो समझ लेते हैं कि what do you mean by cereals. So the term cereal is used for all kind of grass-like plants which have starchy edible seeds. तो ये हर तरह के grass-like plants के लिए हैं जिनमें seeds होता है which are starchy. And these are very easy to cultivate and have high nutritional value. So they are easy to cultivate और इनके nutritional values जो होते हैं काफ़ी high होते हैं. तो सबसे common जो इंडिया में है इस तरह के edible seeds which are called cereals are rice, wheat, maize, millets, etc. तो ये सारे सीरियल क्रॉप्स हैं, मेजर हैं जो इंडिया में हम ग्रो करते हैं और कंज्यूम करते हैं. तो सबसे पहला सीरियल क्रॉप है वो है राइस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो राइस इज अ खरीफ क्रॉप. चिल्ड्रन वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन. तो खरीफ जो है खरीफ क्रॉप यानी समर क्रॉप, दिस क्रॉप इज ग्रोन इन समर. सो राइस इज अ ट्रॉपिकल and subtropical crop and can be grown in different parts of India. यानी राइस जो है इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है. और इंडिया के क्लाइमेट के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है. सो इट कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स, यानी इनफैक्ट अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं. इवन ऑन द हिल terrace of Kashmir in North India to the lowland areas of Kerala. तो हिल टेरेसेस पे भी ग्रो होते हैं और इवन ये lowlands पे भी बहुत अच्छा ग्रो करते हैं. तो राइस इज़ अ क्रॉप जो कि पूरे इंडिया में लगभग अलग अलग हिस्सों पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ राइस, अगर हम टाइप्स ऑफ राइस देखें तो दो तरह के हैं. अपलैंड राइस विच इज़ ग्रोन ऑन माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स ऑफ हिल्स, and lowland rice which is grown in the lowland areas or in the river valleys and delta. तो upland और lowland rice में यही difference है. The name itself says upland rice जो कि slopes पे होता है, hill slopes पे, और lowland rice जो कि deltas और river valleys में होता है. इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस जो है वो lowland rice होता है. Very less is upland rice. तो अगर हम राइस के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें और उसमें इफ़ यू टॉक अबाउट द टेम्परेचर, तो जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए वो है 24 डिग्री सेल्सियस. और अर्ली ग्रोइंग स्टेजेस में इट रिक्वायर्स टेम्परेचर वैरिंग फ्रॉम 16 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस. एंड ड्यूरिंग जब राइपनिंग यानी फसल तैयार हो रहा होता है, फसल पक रहा होता है, उस समय टेम्परेचर चाहिए 18 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस. And no doubt, rice is a tropical crop. It requires bright sunshine. तो ये सारे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स है. So let's see कि रेनफॉल की रिक्वायरमेंट क्या है. राइस रिक्वायर a good amount of rainfall ranging from 150 centimeters to 300 centimeters. And it grows in flooded field. राइस जो है वो जब राइस को लगाया जाता है फील्ड में तब उसको फील्ड को पानी से भर दिया जाता है. एंड व्हेन द ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन धीरे धीरे पानी को ड्रेन करा दिया जाता है. सो इट नीड्स फ्लडेड फील्ड. इरिगेशन इज यूज्ड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल. जहाँ बारिश कम है, क्योंकि इसको बारिश चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर्स, अगर बारिश कम है तो इट हैज़ टू बी सपोर्टेड विथ इरिगेशन. Slight rain before ripening increases the size of the grain. So this is a very important point that अगर थोड़ी बारिश हो जाए before ripening, then it increases the size of the grain and the quality becomes better. If we talk about the soil, किस तरह का soil चाहिए? तो no doubt alluvial soil with a subsoil of impervious clay is ideal for rice. ये इम्परवियस क्ले क्यों चाहिए? इसमें पोर्स नहीं होने चाहिए बिकॉज राइस नीड स्टैग्नेंट वाटर. राइस फील्ड्स को फ्लडेड होना चाहिए. सो इट नीड्स अलुवियल सॉइल विद अ सब सॉइल ऑफ इम्परवियस क्ले ताकि पानी ठहरा रहे, रुका रहे फील्ड में, एंड द राइस कैन ग्रो प्रॉपरली. नाउ राइस कैन ऑल्सो बी ग्रोन ऑन द टेरेस्ड हिल स्लोप्स.
सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल, सबसे जो सूटेबल है वो है एलुवियल सॉइल। नाउ राइस को हम कल्टिवेट करते हैं, तो उनको उसको कल्टिवेट करने के बहुत से तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज ब्रॉडकास्टिंग मेथड। चिल्ड्रन व्हेन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे क्रॉप्स के बारे में, देन वी विल सी कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है और एक दो तीन मेथड ये बहुत कॉमन है लगभग हर एक क्रॉप के लिए। कुछ क्रॉप्स है जिनमें दे हैव एक्सेप्शनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन, अदरवाइज ब्रॉडकास्टिंग मेथड और ड्रिलिंग मेथड ये सब बहुत कॉमन मेथड है। So you will come across these methods again and again. So that's why it's very important to know in detail that actually what these processes are. तो ये जो पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग, इसमें the seeds are sprinkled by hand by the farmer all over. तो पिक्चर्स में आप पिक्चर में देख सकते हो कि farmer has taken the seeds and is simply spreading in the field. तो ये एक तरीका है सोइंग का। जो सबसे पहला तरीका सोइंग का है वो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसमें फार्मर बीज को अपने हाथों से स्प्रेड कर देता है फार्म में। द नेक्स्ट मेथड इज डिबलिंग मेथड। चिल्ड्रन आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे फरोज बनाए हुए हैं और थोड़े थोड़े गैप के बाद बीज को डाला जा रहा है मिट्टी में। तो सीड्स आर ड्रॉप्ड एट रेगुलर इंटरवल इन द प्लॉड फरोज, यानी प्लॉइंग करने के बाद यानी मिट्टी को लूज करने के बाद फार्म में, ताकि उसमें हवा जा सके, एरिएशन हो सके, इसमें फरोज बनाया जाता है। और इन फरोज में ही कुछ कुछ गैप के बाद एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद बीज को मैन्युअली हाथों से रखा जाता है फरोज में। तो ये तरीका है डिबलिंग मेथड। दिस इज अनदर मेथड ऑफ सोइंग सीड। द नेक्स्ट मेथड इज ड्रिलिंग मेथड। यहाँ पे मशीन्स का इस्तेमाल होता है। ये डिबलिंग मेथड जैसा है। डिबलिंग मेथड में वो मैनुअली किया जाता है। ड्रिलिंग मेथड में सीड्स आर ड्रॉप्ड इन फरोज थ्रू अ बैम्बू शाफ्ट अटैच टू अ प्लॉ। तो मशीन्स के थ्रू या प्लॉ में एक बैम्बू शाफ्ट लगा होता है, उसके मदद से इंटरवल्स पे बीज को ड्रॉप किया जाता है फरोज में। तो डिबलिंग और ड्रिलिंग मेथड में यही डिफरेंस है। डिबलिंग मेथड इज डन विद अ हैंड, द फार्मर्स डू इट मैनुअली, whereas in drilling method either machines or plow is used to drop the seeds in the furrows. The next method is transplantation method. इस मेथड में सबसे पहले राइस को नर्सरी, यू कैन सी इन द पिक्चर, नर्सरी में ग्रो किया जाता है। एंड व्हेन द राइस जो प्लांट है दैट ग्रोज अप टू 20 सेंटीमीटर्स, फिर उसको फार्म में, फील्ड में लगा दिया जाता है। तो दिस इज द फॉलोइंग प्रोसेस एंड दिस फील्ड इज ऑलवेज फ्लडेड। ये जो मेथड है काफ़ी लेबर इंटेंसिव है। तो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। सीड्स आर सोन इन द नर्सरीज। After 4 to 5 weeks, seedlings of 15 to 20 centimeters are uprooted and transplanted in the flooded field where they grow smoothly. तो जब ये पौधे जो हैं नर्सरीज में 15 to 20 सेंटीमीटर्स के हो जाते हैं, इनको हम लोग अपरूट करके लगा देते हैं फ्लडेड फील्ड्स में जहाँ राइस ग्रो करता है। After some time, the field is drained so that it becomes dry by the time the crop ripens. This method is labor intensive. Definitely growing of rice requires lot of labor, क्योंकि यहाँ पे एक एक पौधे को ट्रांसप्लांटेशन, यानी जो अच्छे पौधे होते हैं जो अच्छे से ग्रो करते हैं उनको फील्ड में लगाया जाता है। जो पौधा ठीक से ग्रो नहीं कर पाता उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस मेथड के कई फायदे हैं। तो लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मेथड। गुड क्वालिटी सीड्स कैन बी सेलेक्टेड एंड सोन इन द नर्सरी बेड, यानी पहले से ही अच्छे क्वालिटी के सीड्स को नर्सरी बेड में लगा सकते हैं। इट गिव्स हायर यील्ड एंड फ्यूअर अमाउंट ऑफ सीड्स, यानी कम बीजों में ही, क्योंकि बीज यहाँ पे वेस्ट नहीं होते, अच्छे बीज को ही नर्सरी में ग्रो कराया जाता है। तो यहाँ पे यील्ड जो है कम बीजों में ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। दिस प्रैक्टिस अलाउज फॉर क्विकर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड कट डाउन सोइंग टाइम। इसमें जल्दी से बीज तैयार हो जाते हैं, क्विकर जर्मिनेशन होता है क्योंकि इनको पहले नर्सरी में लगाया जाता है। एंड लॉट्स ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड विच इज़ ईजिली अवेलेबल। तो इंडिया में ज़्यादातर हाईली पॉपुलेटेड ही है रीजन्स, इसीलिए यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है और आसानी से अवेलेबल है। So these are the advantages of transplantation method. Students remember, हम लोग ये सारा methods पढ़ रहे हैं sowing का methods, यानी हम कैसे plant को लगाते हैं, how we sow the seed in the farm.
जो इसमें लास्ट मेथड है सोइंग का मेथड राइस कल्टीवेशन का, वो है जापानीज मेथड। ये जापानीज मेथड और ट्रांसप्लांटेशन मेथड इज़ लाइक वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलर है। बस डिफरेंस ये है कि जापानीज मेथड में जापोनिका, दिस वैरायटी ऑफ सीड इज फर्स्ट पुट इनटू द नर्सरी बेड। तो पहले जापोनिका सीड को नर्सरी बेड पे लगाया जाता है, उसके बाद सेम प्रोसेस है, इट्स लाइक द ट्रांसप्लांटेशन। व्हेन इट ग्रोज then it is put into the field, flooded field. So transplanted in rows for easy weeding and fertilizing. Heavy manuring is applied, irrigation is done, and इससे क्या होता है, this ensures 3 times more production. यहाँ प्रोडक्शन बहुत हाई होता है बिकॉज जापोनिका इज अ गुड ब्रीड, गुड वैरायटी ऑफ राइस, और इसीलिए हाई यील्डिंग वैरायटी है। ये पेस्ट इसमें जल्दी नहीं लगते, डिजीजेस नहीं होते। ये जो ब्रीड है दिस इज़ लाइक क्विक ग्रोइंग वैरायटी, सो इट प्रोवाइड्स हाई यील्ड यानी हाई प्रोडक्शन विच इज़ अबाउट 3 times मोर। सो स्टूडेंट्स, ये सारे जो मेथड्स थे दीज वर द मेथड्स ऑफ सोइंग राइस। तो हम इन मेथड से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में राइस को सो करते हैं। देन हाउ डू वी हार्वेस्ट? जब फसल तैयार हो जाता है तो उसको हम कैसे हार्वेस्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ scythes. So you can see with the help of scythes we just cut down the stalks, rice stalks जो होते हैं उनको कट करके 3 से 4 दिन तक फार्म में रख दिया जाता है। वह जहाँ वो सूखते हैं, आफ्टर इट ड्राइज अप उनकी थ्रेसिंग होती है, यानी स्टॉक से सीड को अलग कर दिया जाता है। तो थ्रेसिंग कैसे होती है? थ्रेसिंग इज डन बाय बीटिंग द पैडी अगेंस्ट द वुडन बार। पैडी धान यानी जिसमें राइस होता है उस स्टॉक को बोलते हैं पैडी, और पैडी स्टॉक्स को या तो किसी वुडन बार के अगेंस्ट उसको इट इज़ बीटन ताकि स्टॉक में से धान अलग हो जाए, पैडी अलग हो जाए, या फिर मेकिंग बुलॉक्स ट्रैम्पल द पैडी अंडर देयर फीट। यू कैन सी इन द पिक्चर, बुलॉक्स जो है बुलॉक्स को ऊपर से चलाया जाता है, दे आर नीड टू वॉक ऑन द टू ट्रैम्पल द पैडी, और जिससे कि थ्रेशिंग हो जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद जब हमें क्रॉप मिल जाता है, ग्रेन मिल गया, देन वी डू द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है? पॉलिशिंग इज डन टू मेक द ग्रेन लुक अट्रैक्टिव। सी हाउ इट इज पॉलिश्ड टू मेक द ग्रेन लुक अट्रैक्टिव। बट पॉलिशिंग इट लूजेस मच ऑफ इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। लेकिन राइस को जब हम पॉलिश कर देते हैं तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू रिड्यूसेस, काफ़ी घट जाता है। इसीलिए हैंड पाउंडेड राइस इज मोर न्यूट्रिटिव। यू कैन सी दिस इज हाउ हैंड पाउंडिंग इज डन। हैंड पाउंडेड राइस, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती, वेराज अगर हम पॉलिशिंग करते हैं तो राइस की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। सो नाउ लेट्स सी कि इंडिया में हम कहाँ राइस ग्रो करते हैं। तो डेफिनेटली अलुवियल सॉइल रीजन है नॉर्थ इंडिया का, तो इट इज़ प्रोड्यूस इन द रिवर वैलीज, डेल्टाज एंड लो लाइंग कोस्टल एरियाज। तो लेट्स सी कौन से स्टेट्स हैं। तो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है तमिलनाडु, साउथ में वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम एंड महाराष्ट्र। सो ये सारे स्टेट्स दे आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। West Bengal ranks largest producer. So West Bengal is the largest producer of rice in India. और यहाँ पे क्या favorable factors है? Hot and wet climate provide 3 crops from the same land. यानी वेस्ट बंगाल में हम लोग लगभग 3 क्रॉप एक ही फील्ड से ग्रो करा, we can get 3 crops and we name them Os, Aman and Boro. So these are the 3 different types of rice crops which we can get from the same land in a year. Now, Tamil Nadu produces 15% of the total rice, is the second largest producer in India. So, Tamil Nadu is the another state after West Bengal, जहाँ की 15% है total production और ये second largest producer है. Punjab is the only state where it is grown as cash crop. तो बाकी इंडिया में इसको फूड क्रॉप्स की तरह हम ग्रो करते हैं, लेकिन पंजाब एकमात्र ऐसा स्टेट है where it is grown as cash crop. So students, this was all about rice cultivation in India. The next crop about which we are going to learn is another most important crop in India, that is wheat. So it's the second most important crop. It's a rabi crop. If you remember, rice एक खरीफ crop है, लेकिन wheat जो है वो है rabi crop because it is grown in winter. It needs well drained level land. Unlike rice,
राइस को फ्लडेड फील्ड चाहिए, लेकिन फॉर वीट it requires well drained level land, and it also grow mainly in the alluvial soil. Just like rice, this also grows well in alluvial soil. If we talk about types of wheat, they are of two types, spring wheat and winter wheat. Spring wheat is grown on irrigated land where the soil is friable, loam and clay in nature. It is mostly grown in पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. तो ये स्प्रिंग वीट जो है वो इरिगेटेड एरियाज में होता है जहाँ की सोइल है लोमी एंड क्लेई, एंड ये ज़्यादातर ग्रो होता है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, यानी नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है. विंटर वीट, it is a harder variety and it grows in the black clay soil. So it grows in black clay soil where the rainfall is heavy and mostly grown in Madhya Pradesh, Maharashtra and western Andhra. So it grows in the southern part of India, you can say central southern part of India. तो spring wheat है और winter wheat है. So these are the two different varieties of wheat grown in India. क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री से 15 डिग्री, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए. ग्रोइंग सीजन में 20 to 25, हार्वेस्टिंग के दौरान चाहिए 20 to 25, और ग्रोइंग सीजन में चाहिए 10 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस. तो इट डजेंट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर. इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीट. बहुत ज़्यादा बारिश भी इसके लिए इट्स इंजूरियस फॉर अ वीट क्रॉप. अगर हम रेनफॉल की बात करें तो रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल फ्रॉम 50 to 100 सेंटीमीटर्स. सो राइस, अनलाइक राइस को 150 से 300 सेंटीमीटर्स की बारिश चाहिए, क्वाइट हैवी रेनफॉल. लेकिन वीट के केस में द रेनफॉल रिक्वायर्ड इज क्वाइट लेस, दैट इज मॉडरेट, 50 to 100 सेंटीमीटर्स एनुअली. Rainfall by western disturbances. Children, this is very important point. Western disturbances से जो बारिश होती है during winters is very beneficial for wheat cultivation because this rainfall is less. ये बारिश काफ़ी कम होती है, scanty rainfall होता है, but it is very good for the wheat cultivation. Then shortage of rainfall can be made up by irrigation. अगर बारिश नहीं हो रही है या the rainfall is untimely, then it can be compensated by means of irrigation. यानी हम artificial water provide करके भी इसको grow कर सकते हैं because it doesn't need lot of water. Frost and hailstorm can cause heavy damage to the crops. Frost और अगर hailstorm हो तो this is very very injurious because this retards the growth of crops. So this is about the rainfall requirement. Now let's see कि इसको किस तरह का soil चाहिए. So it requires light clay and heavy loam, which is best for wheat. The soil should contain organic matter. Organic matter इसमें होना चाहिए, and it needs lot of fertilizer to supplement the deficiency. और अगर organic matter नहीं है तो बहुत सारा fertilizers provide करके हम लोग deficiency को compensate कर सकते हैं. The alluvial soil of Gangetic Plain, the black soil of Maharashtra and Madhya Pradesh are suitable for wheat. So wheat grows very well in the alluvial and the black soil found in India. Now let's see कि कौन से methods है for sowing. तो like if you remember in rice हमने पढ़ा था about the broadcasting method and the drilling method. So for wheat also, for sowing wheat, we also depend on these two methods, popularly broadcasting and drilling. How harvesting is done? जब फसल तैयार हो जाता है तो हार्वेस्टिंग. सो वीट स्टार्ट्स राइपनिंग इन द मंथ ऑफ मार्च एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल. और इसको ज़्यादातर हम लोग सिकल से, यू कैन सी इन द पिक्चर, सिकल इज़ यूज मोस्टली टू गेट द क्रॉप्स रिमूव्ड फ्रॉम द फार्म. न्यू मशीन्स हैव रिप्लेस सिकल इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. सो वीट हार्वेस्टिंग अब मशीन से भी होता है. ज़्यादातर जो स्टेट्स जहाँ पे ये पॉपुलर है वो है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. नाउ नो अदर क्रॉप इन इंडिया, जितना शार्प इंक्रीज हुआ है वीट के प्रोडक्शन में आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, कोई भी दूसरा क्रॉप इंडिया में नहीं है जिसके प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा शार्प राइज हुआ है. सो द प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज सो मच which is not witnessed in any other crop. No other crop has shown such a sharp increase.
नाउ फंगल डिजीजेस लाइक रस्ट एंड स्मट, ये दोनों डिजीजेस हो सकते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं. यू कैन सी दिस इज अ क्रॉप विच हैज गॉट रस्टेड, एंड तो इसको कहते हैं रस्ट या स्मट. दीज आर काइंड ऑफ डिजीजेस द प्लांट क्रॉप गेट्स इज प्रोन टू. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिजीजेस हो जाते हैं. रिसर्च इज बीइंग डन, काफ़ी रिसर्च वर्क हो रहा है ताकि हम किसी रेजिस्टेंट वैरायटी को खोज सके. वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर अ रेजिस्टेंट वैरायटी जिसमें ये रस्ट और स्मट नहीं हो. दे मस्ट बी प्रोन टू, दे मस्ट बी रेजिस्टेंट, नॉट प्रोन, दे मस्ट बी रेजिस्टेंट टू सच डिजीजेस. अब देखते हैं कि इंडिया में हम कहाँ वीट ग्रो करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द वीट इज ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, एंड दिस इज नोन एज द ग्रैनरी ऑफ इंडिया. सो दीज स्टेट्स, यहाँ पे जो वीट होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं ग्रैनरी ऑफ इंडिया. ब्लैक सॉइल रीजन, यहाँ पे जो स्टेट्स आते हैं वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. इन तीनों स्टेट्स में भी जहाँ ब्लैक सॉइल है, वीट ग्रोज वेल. And not to forget, Uttar Pradesh is the largest producer of wheat in India. Rice के केस में West Bengal, in case of wheat it is Uttar Pradesh. Now let's see why wheat cannot be cultivated in southern and eastern parts of India. तो ऐसा है कि wheat को हम लोग grow नहीं कर सकते हैं southern part में और eastern part में. Answer is wheat is a temperate crop. It's a rabi crop, it's a winter crop, it's a temperate crop and is cultivated in winter. इसलिए हम लोग उसको साउथ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में ग्रो नहीं कर सकते हैं. इट डजंट नीड लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो. हैवी रेनफॉल, हाई हीट और हैवी रेनफॉल, तो गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है ईस्टर्न इंडिया में जो कि सूटेबल नहीं है वीट के लिए, और साउथ इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि वीट के लिए सूटेबल नहीं है. तो बहुत ज़्यादा सदर्न पार्ट में वीट ग्रो नहीं करता, एंड इट ऑल्सो इज़ नॉट वेरी मच फेवरेबल टू ग्रो इन द ईस्टर्न रीजन बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल. So that's why it grows mostly in the alluvial soil region and black soil region in India. Now we'll deal with this topic. इसमें हम लोग जानेंगे कि wheat और rice के बीच में क्या climatic contrast है. हम लोग already discuss कर चुके हैं because when we were discussing, I have already told you. So let's recapitulate. एक बार points को फिर से देख लेते हैं. Rice जो कि एक खरीफ crop है, वहीं वीट एक राबी क्रॉप है. सो दिस इज द फर्स्ट क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट. राइस को हम लोग समर्स में ग्रो करते हैं, वीट को हम लोग विंटर्स में ग्रो करते हैं. देन राइस नीड हैवी रेनफॉल. राइस को हैवी रेनफॉल चाहिए जबकि वीट को मॉडरेट रेनफॉल ही चाहिए. इट डजंट रिक्वायर हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल इज इंजूरियस फॉर वीट. फ्लडेड फील्ड्स आर नेसेसरी फॉर राइस while wheat requires moist condition. Wheat doesn't, it requires well-drained level land. It doesn't require flooded field like rice. So children, these are the climatic contrasts between wheat and rice. So this was all about wheat. जो next crop है, food crop, वो है pulses. So let's learn about pulses. You can see in the picture there are a variety of pulses that grow in India. They have a high nutritive value. They are rich in protein. ये protein के बहुत अच्छे source होते हैं. So they are rich source of protein. ये जो पौधे होते हैं like pulses, they are leguminous plants and they help in restoring the soil fertility. ये atmospheric nitrogen को soil में fix करते हैं, nitrates बनाकर soil में fix करते हैं, जिनको plants acquire कर लेते हैं from the soil. So they are used in crop rotation. They serve as excellent forage. That is the crop for cattle. The food for cattle. And जो common pulses हैं उनमें है ग्राम, अरहर, उड़द, मसूर एंड मूंग. सो आप हम सब ने ये सब नाम सुने हैं. घर पे भी यूजुअली प्रिपेयर दीज pulses and consume almost every day. Every Indian home we consume pulses because it's a very rich source of protein. Leguminous plants हैं, इसलिए ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं और ये एक्सेलेंट फॉरेज है. मीन्स इट्स अ फूड फॉर कैटल. अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो इट इज़ ग्रोन इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. यानी वो बहुत सारे टेम्परेचर्स में ग्रो कर जाता है, अलग अलग टेम्परेचर्स में. लेकिन कूल एंड कंपैरेटिवली ड्राई क्लाइमेट अगर है तो दैट इज़ वेरी फेवरेबल. एंड टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री.
दे आर ग्रोन एज खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड राबी इन साउथ। तो ये खरीफ क्रॉप की तरह भी ग्रो करते हैं और राबी की तरह भी ग्रो करते हैं साउथ इंडिया में। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो दे रिक्वायर लो टू मॉडरेट रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 50 to 100 सेंटीमीटर, जस्ट लाइक वीट। वीट को भी इतनी ही बारिश चाहिए एंड ऑल्सो द पल्सेस, दे डू नॉट नीड वेरी हेवी रेनफॉल। टू मच रेनफॉल ड्यूरिंग सोइंग एंड फ्लावरिंग कैन डैमेज द क्रॉप। अगर सोइंग और फ्लावरिंग के समय काफ़ी बारिश हो गई तो इससे क्रॉप डैमेज हो सकता है। और जो सॉइल रिक्वायरमेंट है दैट इज ड्राई लाइट सॉइल, दे नीड लाइट सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस। लेट्स सी कि इंडिया में हम कहाँ पल्सेस ग्रो करते हैं। सो लाइट लोमी सॉइल इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट। Alluvial soil of Great Plain to black soil of Madhya Pradesh and Maharashtra and red soil area. तो सारे सॉइल सूटेबल हैं, इसलिए कौन से रीजन से जहाँ ग्रो करते हैं? एलुवियल सॉइल रीजन ऑफ ग्रेट प्लेन, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड ऑल्सो द रेड सॉइल एरियाज इन इंडिया। ये सारे जगहों पर, इन सारे रीजन्स में पल्सेस को हम ग्रो करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स है वो है पंजाब, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Bihar. So these are the states producing maximum pulses in India. And pulses are mostly cultivated under rain-fed condition. ये ज़्यादातर rain-fed conditions में ही cultivate होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा बारिश या पानी नहीं चाहिए, ranging from 50 to 100 centimeters. So thank you students. That's all about the food crops in India.